नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 11 एक यात्रा यह भी। कवि है रामदरस मिश्र और साहित्य प्रकार है कहानी। बच्चों, अब हम इस कहानी के बारे में देखेंगे। बच्चों, इकाई है 11 एक यात्रा यह भी, जिसका लेखक है रामदरस मिश्र और साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों, अब हम लेखक रामदरस मिश्र के परिचय को देखेंगे। लेखक रामदरस मिश्र का परिचय। जन्म सन 1924। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्र में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपकी कहानी संग्रह है खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते। काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी। कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी एक रिक्शा वाले से संबंधित कहानी है, जिसमें शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वो संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। इस कहानी में स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण की बात की है, जैसे कि स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए और मुसीबत में पड़ी हुई स्त्रियों को किस प्रकार सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बात की गई है। और साथ में रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से लेखक की जो आत्मीयता है वो हमारा दिल छू लेता है। तो इस प्रकार कवि ने कहानी का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तब बच्चों, अब हम एक यात्रा के रूप में निकलते हैं और कहानी के रूप में रामदरस मिश्र की एक कहानी को अब हम देखेंगे। मैं बहुत यात्रा फिरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ है यात्रा भीरु, यानी कि यात्रा से डरने वाला। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, यानी कि संबंध जुड़ना। अंट संट का मतलब है जो मर्जी में आए ऐसा, निरंकुश। तो यहाँ पर लेखक जो है, तो लेखक को यात्रा करने के लिए डर लगता है। लेखक यात्रा भीरु है क्योंकि यात्रा पर निकलते समय डर लगता है कि रास्ते में कैसे कैसे लोगों को मिलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी असहजता तो उन बात की है कि जो कम या
ज़्यादा किराया मांगने वाले ऑटो वालों से, और नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक को एक डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ता है। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है। आश्वस्ति का मतलब है आश्वासन। तो लेखक के साथ अपनी पत्नी भी थी और इसलिए लेखक को आश्वासन मिलता है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। तो जब लेखक और उनकी पत्नी जो है वो स्टेशन पर उतरते हैं और उनके पीछे एक ऑटो वाले पड़ गए थे और लेखक और उनकी पत्नी चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो नवयुवक है वो उनके साथ लग गया और लेखक और उनकी पत्नी कुछ भी बोलते नहीं थे, लेकिन ऑटो वाला जो भाई है, युवक है, उनकी आवाज़ आई कि बाबूजी, आप आखिर कहीं जाएंगी ही और कई ऑटो करेंगी ही, तो फिर मेरे ऑटो क्यों नहीं? और उन युवक की जिद और उनकी आवाज़ में लेखक को कुछ आकर्षण महसूस होता है और लेखक और उनकी पत्नी उनके रिक्शे में बैठ जाता है। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। और रिक्शा वाला जो युवक है वो प्रेम भरी बातें करता है और लेखक और उनकी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ पहुँचा देता है। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है। वांछित का मतलब है इच्छा अनुसार। तो उन्हें इच्छा अनुसार पैसे देकर वो डॉक्टर के घर पर जाकर डोरबेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है और वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि जो डॉक्टर है उन डॉक्टर ने उनकी क्लिनिक का जो जगह जो स्थान है वो बदल दिया है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना? उसने पूछा। बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? तो बच्चों यहाँ पर जब डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल ली थी तब वो ऑटो वाला जो युवक है वो फिर से डॉक्टर और उनकी पत्नी को नई जगह पर उन्हें ले जाता है और वहाँ पहुंचकर लेखक उन्हें पूछता है, किराया कितना? तो क्या उत्तर देता है रिक्शा वाला युवक की, बाबूजी, जो इच्छा हो वो दे दीजिए। और जो रिक्शा वाला है
वह फिर से लेखक को पूछता है कि यहाँ से फिर आप कहाँ जाने वाले हैं। तब लेखक होटल का नाम बता देता है। तो तब लेखक रिक्शा वाले से कहता है कि भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। लेकिन रिक्शा वाले जो युवक है वो कुछ नहीं बोला और वहाँ पर घंटा भर लेखक का इंतज़ार करके वहाँ पर वो रिक्शा वाला युवक बैठा ही रहता है। और लेखक को ऐसा लगता है कि घंटा भर बाद निकलने के बाद भी वो वही खड़ा है। और लेखक को महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला जो युवक है वो कुछ और है, क्योंकि वो हमारे भीतर यानी कि हमारे नज़दीक, हमारे अंदर ही घर करता आ रहा है होटल पर छोड़कर। और जब लेखक को होटल पर छोड़ता है तब फिर रिक्शा वाला युवक पूछता है कि फिर कब आऊँ। यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक रुकने वाले हो, ऐसा रिक्शा वाला युवक लेखक को पूछता है। लेखक उत्तर देता है, कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी यानी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम। तो लेखक कहता है कि कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। क्या कहता है लेखक कि आज तो हम थके हुए हैं, इसलिए आज हम आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। और लेखक रिक्शा वाले युवक को कहता है कि तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। रिक्शा वाला कहता है मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। तो जो रिक्शा वाला युवक है वो लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता है। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। और लेखक और उनकी पत्नी जब चाय पीने के लिए होटल में रुकते हैं तब उनके साथ कमरे में रिक्शा वाले युवक को भी वो बुला के ले जाते हैं। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई और चाय पानी के साथ उनके पारिवारिक यानी कि कौटुंबिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। क्या कहता है लेखक कि जब लेखक की पत्नी उन्हें पूछती है कि बेटे तुम ग्वालियर के हो, तब युवक कहता है कि नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है। लेखक और उनकी पत्नी को लगा कि बात करते करते युवक को उनकी आँख में उन्हें कुछ भर आया है ऐसा लगता है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। थोड़ी देर युवक चुप रहते हैं, लेकिन फिर से वो बोलने लगते हैं। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। तो युवक क्या बात करता है कि आगरा में उनका घर है और उनके जो माँ बाप थे वो बचपन में ही गुजर गए थे और उनका जो बड़ा भाई था उन्होंने उनका परवरिश का मतलब है पालन पोषण किया। भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि। और युवक कहता है कि मेरा भाई जो है वो वकील है और मैं भी बीए पास हूँ और कोई नौकरी खोज रहा था। एक चुप्पी छा गई। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है
चुप्पी सी छा जाना यानी कि शांति छा जाना। तो थोड़ी देर के लिए शांति छा जाती है। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। तो यहाँ पर अवांछित का मतलब है नौचाही हुई। तो लेखक और उनकी पत्नी से लगता है कि उन्हें नौचाही कभी इच्छी न हुई ऐसी घटना उनके साथ घटी हुई है, ऐसा उनको लगता है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवासी धिंधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। यहाँ पर है बदहवास यानी कि विकल, धिंधियाती हुई यानी कि करुण स्वर से। तो जब युवक है, रिक्शा वाला जो युवक है वो एक शिक्षित युवक है और इसलिए वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। और एक दिन भटक कर जब लौट रहा था तब रास्ते में एक परिचित लड़की उन्हें मिल गई और वो करुण स्वर से युवक को कहती है कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। बच्चों, अधेड़ का मतलब है अधिक उम्रों का प्रौढ़ यानी कि आधी उम्र पार कर चुका हुआ व्यक्ति, बड़ी उम्र का। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। तो खुसट का मतलब है अप्रिय, जिसे पसंद नहीं हो। तो यहाँ पर जो लड़की है वो क्या कहती है कि मेरे माँ बाप एक अधेड़, आधी उम्र पार कर चुका हुआ व्यक्ति के साथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी। देखो यहाँ पर कुएं का चित्र है। तो किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है असमंजस का मतलब है दुविधा। और मुहावरे का अर्थ भी है असमंजस में पड़ जाना यानी कि द्विधा में पड़ना। क्या करूं क्या न करूं यह समझ में न आना। तो लेखक असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए और लेखक को लगता है कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। तो उस लड़की को युवक पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां जाके थानेदार से वो हकीकत बताता है। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांति बनी रहती है और बाद में जो थानेदार है वो युवक को कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। युवक ने कहा, मैंने नौ में सिर हिलाया और युवक जो है वो नौ में सिर हिलाता है। वो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तब थानेदार क्या बोलते हैं, तो आप इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। बच्चों, आकस्मिक का मतलब है अचानक। तो ऐसे अचानक जो प्रस्ताव थानेदार ने रखा उनसे वो तो चकित हो गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए।
थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर तो यहाँ पर लड़की और युवक का थानेदार युवक को लड़की के साथ शादी करने के लिए कहता है, लेकिन जो युवक है, उन युवक की जो भाभी है, उन भाभी ने उनकी बहन के साथ युवक की शादी नक्की कर दी थी और इसलिए युवक जो है वो थानेदार को बताता है कि बाबूजी, भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती रही। बात तय हो चुकी है। फिर यह हुआ कि बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यानी कि मुख्य बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। क्या कहता है लेखक कि जब लड़की और लेखक की विवाह करने में एक समस्या है कि जब लड़की घर गई तो फिर उनके माता पिता उन्हें बेच देंगे, यह संकट है। और मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही, और जब युवक जो है वो उनके साथ वो लड़की को घर लेके जाएंगे तब उनके भाई और भाभी नाराज हो जाएंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे और लड़की के जो माँ बाप है वो भी मेरे ऊपर लड़की भगा के ले जाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। और जो थानेदार है वो क्या कहता है कि कुछ दिनों के लिए उस लड़की को नारी निकेतन जो संस्था है उनमें रखवा देता हूँ और लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी और 15 दिन के बाद लड़की की शादी उन युवक के साथ वो थानेदार है वो करवा देता है। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? तो लेखक मोहन से पूछता है कि ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो लेखक पर उस घटना को विश्वास नहीं होता, लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। तो जो थानेदार है वो एक कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है कि जो थानेदार है वो थानेदार सम्मेलनों में कविताएं पढ़ते रहते हैं और उसकी जो कविताएं है वो मानवी की जो संवेदना है, जो वेदना है, उसे भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब और क्या कहता है लेखक कि भाई, हर क्षेत्र में ऐसा कोई ना कोई भगवान के रूप में हमें मिल ही जाता है। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे रफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। और उनके विवाह के बाद क्या हुआ कि उनके जो भाई भाभी है वो उनसे अलग हो गए और उनसे युवक और उनकी जो पत्नी लड़की जो है उन्हें घर से निकाल दिया गया। तो बच्चों, अब हम
जो बाकी कहानी है उन कहानी के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।